गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। आज गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखने के दौरान हम सबसे पहला देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट ए डिस्टेंस r। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज लैम्डा। तो एक रॉड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। और इससे कितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये रॉड की लंबाई बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट ए डिस्टेंस r। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज लैम्डा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, लॉन्ग है, इसलिए हम नीचे डॉट डॉट और ऊपर भी क्या दिए, डॉट डॉट, मतलब इसकी लंबाई क्या है, बहुत ज्यादा है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इससे कितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, r डिस्टेंस पर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, जिसका कि कर्व सरफेस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करे। हमें रॉड से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और यहीं से हमारा गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस पास करेगा। और गॉसियन सरफेस कैसा डिजाइन करना है हमें, सिलिंड्रिकल। और उस सिलेंडर की एक्सिस ये रॉड हो जाएगी, ये रॉड हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करते हैं थोड़ा सा। हम एक गॉसियन सरफेस लें सिलेंड्रिकल। तो यदि सिलेंडर का एक्सिस ये रॉड होगी, तो इधर जितना डिस्टेंस पर उसका कर्व सरफेस होगा, इधर भी उसी डिस्टेंस पर होगा। तो इधर r है, यहां से पास करेगा इसका। ये हम गॉसियन सरफेस लिए जो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। और इस यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रॉड से जितने डिस्टेंस पर हमें निकालना, वहां से सिलेंडर की कौन सी सरफेस पास कर रही है, कर्व सरफेस पास कर रही है। और इस जो हमारा लॉन्ग रॉड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक। अब देखिए सिमेट्री से दिख रहा है कि ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके कर्व सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर होगी, r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर होगी, r डिस्टेंस पर। और ये जो दोनों प्लेन सरफेस है, इस पर जो पॉइंट है वो इस रॉड से अलग अलग डिस्टेंस पर होगी। लेकिन कर्व सरफेस पर जो भी पॉइंट होगा, वो इस वायर से कितने डिस्टेंस पर होगी, r डिस्टेंस पर। इसलिए हम कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं, क्योंकि इस जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, उसके कर्व सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, किस सरफेस पर, कर्व सरफेस पर। और आप जानते हैं कि जब बंद सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, बाहर की तरफ। एरिया पर परपेंडिकुलर किधर, बाहर की ओर। तो हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds।
तो ये हो जाएगा हमारा कौन चीज, ds वेक्टर, ds वेक्टर। अब मान लेते हैं कि इस वायर के कारण इस सिलेंडर के कर्व सरफेस पर, सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोल देते हैं हम, E। तो कर्व सरफेस पर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E होगी। और कहीं भी, चूंकि ये हमारा रॉड है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही होगी, तो हर एक जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। किस सरफेस पर, कर्व सरफेस पर। तो मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। क्या है, E है। ठीक है बाबू। अब हम इस कर्व सरफेस पर हम निकालना, कर्व इस जो हमारा गॉसियन सरफेस है इससे रिलेटेड हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, और फिर इसके बाद इस प्लेन सरफेस से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और तीनों सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। अब सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, हमको पहले किससे निकालना है, कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस पर हम छोटा सा क्या लिए हैं, एरिया एलिमेंट ds। इस ds से रिलेटेड क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स, और उसके बाद टोटल फ्लक्स निकालेंगे कर्व सरफेस पर। तो हम लिखते हैं कर्व सरफेस, कहां पर, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पर छोटे एरिया एलिमेंट, कर्व्ड सरफेस पर छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स। तो छोटे से एरिया से रिलेटेड आप लोग जानते हैं फ्लक्स को हम क्या दिखाते हैं, छोटा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, d फाई। वो हो जाएगा E डॉट ds, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E, और एरिया क्या है, एरिया वेक्टर ds है, और E और ds के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो E डॉट ds होगा तो E दिख नहीं रहे, क्या हो गया, E डैश। अब हमको पूरे कर्व सरफेस से रिलेटेड क्या निकालना, फ्लक्स। तो पूरे कर्व सरफेस से रिलेटेड, पूरे कर्व सरफेस से रिलेटेड क्या निकालना हमें, फ्लक्स। तो हम लिख देते फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स निकालना किस सरफेस से, तो उसको हम लिख देते C। वो कब आएगा, जब ऐसे ऐसे छोटे फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स, किसको, d फाई को। d फाई को यहां d फाई की वैल्यू रख देते हैं, क्या है d फाई की वैल्यू, E ds। अब आप जानते हैं कि पूरे कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रही है, क्योंकि इस जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, इसका कर्व सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा E। और हमको ऐड किसको करना है, अब ds को। अच्छा आप बताइए, पूरे कर्व सरफेस से रिलेटेड हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, बाहर। अब ये ds जुटते जुटते पूरे कर्व पूरे ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, उसका क्या बना देगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस से ही रिलेटेड हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। और आप जानते हैं बच्चों, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, तो रेडियस कितना है, r। और हम जो ये जो गॉसियन सरफेस डिजाइन किए थे, मान लेते इसकी हाइट कितनी है, h, कितनी हाइट है। तो ये पूरा ds जुटते जुटते सिलेंडर की क्या बना देगी, टोटल कर्व सरफेस एरिया। और सिलेंडर की टोटल कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई RH। तो यहां लिख देते हैं क्या, 2 पाई RH। ये हमारा हुआ फ्लक्स किस सरफेस से रिलेटेड, कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स, वो आया E इंटू 2 पाई RH। अब देखिए, हमको तो टोटल फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बच्चों कर्व सरफेस से हम फ्लक्स निकाल चुके हैं।
अब किससे निकालेंगे? इन दोनों प्लेन सरफेस से। एक तो बहुत आसान चीज है यह कि हम एक बार कर्व सरफेस से रिलेटेड क्या निकाल लेते हैं? फ्लक्स। उसके बाद दोनों प्लेन सरफेस से रिलेटेड क्या निकालेंगे? फ्लक्स। और तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल फ्लक्स। अब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कर्व, आप यदि इस प्लेन सरफेस पर कहीं भी एक छोटा सा एरिया लेंगे, एरिया एलिमेंट, हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ds। तो इस ds का डायरेक्शन फिर किधर होगा? एरिया वेक्टर का एरिया पर परपेंडिकुलर, किधर? बाहर की ओर। तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर, आउटवर्ड। ये हो गया हमारा कौन सा वेक्टर? ds वेक्टर। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि ये जो जिस जगह पर हम ds वेक्टर लिए हैं, जिस जगह पर ds वेक्टर, वो पॉइंट, अब पहले यहां जिस कर्व सरफेस पर हम एक पॉइंट पर जहां ds लिए थे, एरिया एलिमेंट, वो इस वायर से कितने डिस्टेंस पर थी? r डिस्टेंस। देखिए प्लेन सरफेस पर क्या है कि ये जो प्लेन सरफेस पर एरिया एलिमेंट ds लिए हैं, इसकी डिस्टेंस r से क्या है? कम है। तो जब इसकी डिस्टेंस r से कम है तो यहां यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या माना है? E माना है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नहीं होगी, E से क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जो हम वायर के नजदीक जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E तो नहीं होगी, कुछ और होगी, लेकिन उसकी वैल्यू E से क्या होगी? मान लेते हैं हम वो E1 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेगा तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होगा? इस ओर होगा। तो यहां मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है। क्या है? E1 है। हम E क्यों नहीं मान रहे हैं? हम क्योंकि E माने हैं कर्व सरफेस पर। किस पर? और कर्व सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माने, लेकिन प्लेन सरफेस पर इस पॉइंट पर हम जहां एरिया एलिमेंट लिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E तो नहीं होगी, क्योंकि ये वायर से क्या है? नजदीक है। तो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या बोले हैं? E1। और इस E1 की मैग्नीट्यूड यकीनन किससे ज्यादा होगी? तो अब समस्या आया क्या कि इलेक्ट्रिक, इस जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके प्लेन सरफेस पर हर एक जगह जहां हम एरिया एलिमेंट लेंगे वो इस वायर से अलग अलग डिस्टेंस पर होगी, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी? वैरी करेगी, वो कांस्टेंट। लेकिन एक अच्छी बात यह है प्लेन सरफेस के लिए बच्चों कि प्लेन सरफेस पर आप कहीं भी एरिया एलिमेंट लीजिएगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच हमेशा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। आप यहां नीचे भी यदि हम यहां मान लेते हैं कि एरिया एलिमेंट ले लिए ds, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिर डायरेक्शन किधर? इधर। हम इसको बोल देते हैं कौन चीज? तो अब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे जो भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे E तो नहीं होगी, क्योंकि हम कर्व सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो कर्व सरफेस पर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी, लेकिन प्लेन सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी? वैरी करेगी। और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी कर रही है प्लेन सरफेस पर। लेकिन प्लेन सरफेस पर फायदा क्या है कि हर एक पॉइंट पर जहां हम एरिया एलिमेंट लेंगे उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं फ्लक्स होता है कि फ्लक्स का जो डिफिनीशन ओरिजिनल वो होता है E डॉट S। E डॉट S, या इसको लिखते हैं ES cos थीटा। ES cos थीटा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो प्लेन सरफेस पर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों प्लेन सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जब हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना बनती है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनने के कारण cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इसलिए फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब दोनों प्लेन सरफेस पर कहीं भी आप एरिया एलिमेंट लीजिएगा उससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? 0। तब इसका मतलब टोटल इस प्लेन सरफेस और इस प्लेन सरफेस दोनों से टोटल फ्लक्स क्या होगा? 0।
और जब दोनों प्लेन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स जीरो होगा तो ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स कर्व सरफेस से ही रिलेटेड फ्लक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन ये चीजें हमें एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा कि दोनों प्लेन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स जीरो क्यों है, तो हम लिख देते हैं दोनों प्लेन सरफेस पर, दोनों प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। तो जब हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी तो हर एक एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए फ्लक्स किससे, प्लेन वन, इसको हम बोल देते हैं क्या, प्लेन वन, और इसको बोल देते हैं प्लेन टू। तो फ्लक्स प्लेन वन से भी क्या होगा, जीरो, एंड फ्लक्स रिलेटेड टू किससे, प्लेन टू से, वो भी क्या होगा, जीरो। चीज समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान चीज है। कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर था, वो डिस्टेंस क्या था, आर था, तो हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई माना। तो कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट वायर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट, वो बाहर चली आई। ds डूट के पूरा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई RH लिखा। अब प्लेन सरफेस पे क्या था कि प्लेन सरफेस पर हर एक पॉइंट की डिस्टेंस वायर से अलग अलग थी, जिस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, कर रही थी वैरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी कर रही थी हो तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता, इंटीग्रेट। लेकिन अच्छाई यह थी कि प्लेन सरफेस पर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर हमेशा क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आने के कारण थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब प्लेन सरफेस तो बच्चों हर एक पॉइंट पर से रिलेटेड, हर एक एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो वो हम यहां मेंशन कर चुके हैं कि दोनों प्लेन सरफेस पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इसलिए फ्लक्स किससे, प्लेन वन से, वो भी क्या होगा, जीरो, और फ्लक्स किससे, प्लेन टू से, वो भी क्या होगा। तो जब अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स कर्व सरफेस से, फिर किससे, कर्व फ्लक्स किससे, प्लेन वन से, और फिर किससे, फ्लक्स किससे, प्लेन टू से, क्योंकि सिलेंडर में 3 सरफेस है, एक कर्व और 2 प्लेन, और कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या आया है, E इंटू 2 पाई RH, और इन दोनों प्लेन सरफेस से क्या है, जीरो है। हम उसको नहीं लिखेंगे तो यही हो गया टोटल फ्लक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए करते हैं, इस तरीके से फ्लक्स निकालते हैं कि इस तरह से फ्लक्स निकालने में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। अब हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ से, किससे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि गॉस लॉ से जो फ्लक्स निकालते हैं वह अभी टोटल फ्लक्स बतलाता है, और अभी भी क्या निकाले हैं, टोटल फ्लक्स। तो हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से अब हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, तो अब हम लिखते हैं बाय गॉस लॉ। वहां भी गॉस लॉ बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या निकालेंगे हम, टोटल, किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, उसके द्वारा बंद किए गए कुल आवेश, यानी Q इनक्लोज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां है कि हम अभी यहां से निकाले कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्या Q इनक्लोज्ड है। वो बहुत आसान चीज है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड कितनी है, लैम्डा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हम पहले ही बताएं कि यूनिट चार्ज में, यूनिट लेंथ में चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस रॉड की यूनिट लंबाई में कितनी चार्ज है, लैम्डा। और आप देख रहे हैं कि इस
जो हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये कितने बड़े रॉड को अपने अंदर रखा हुआ है, h हाइट की, क्योंकि सिलेंडर की हाइट कितनी है, जो हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसकी हाइट क्या है, h है। इसका मतलब यदि ये हाइट h है तो ये कितना बड़ा रॉड अपने अंदर काटता होगा, h हाइट की। और h हाइट के रॉड में जितनी चार्ज होगी, यही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगी। और यूनिट लंबाई में कितनी चार्ज है, लैम्डा, तो h लंबाई में कितनी चार्ज होगी, h लैम्डा। और वही चार्ज हमारे इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के क्या होगी, अंदर होगी। तो क्या हम Q इनक्लोज की जगह क्या लिख देते हैं, h लैम्डा। क्या लिखते हैं, h लैम्डा। फिर से देखिए आप, ये h हाइट की ही रॉड अपने अंदर काटी है, क्योंकि हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की हाइट क्या है, h। और h हाइट में जितना चार्ज होगा वही चार्ज इसके अंदर होगा। यूनिट लंबाई में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो h लंबाई में या h हाइट में कितनी चार्ज होगी, h लैम्डा। तो ये चार्ज इनक्लोज की जगह क्या लिख देते हैं, h लैम्डा इंटू 1/, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी से भी हमें क्या मिला है, टोटल फ्लक्स। और इक्वेशन 2 से भी क्या मिला हमें, टोटल फ्लक्स। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या लिखे हम बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से हमारा टोटल फ्लक्स क्या आया है, E इंटू 2 पाई RH, E इंटू, और यहां क्या आया, H लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख देते हैं हम H लैम्डा बाय, हमें निकालना क्या है बच्चों, E। तो अब ये 2 पाई RH किधर चला जाएगा, उधर। तो यहां से E आया, और यहां देखिए H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा। तो E बराबर क्या आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है। कुछ लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उन्हें वैल्यू क्या होता है, मालूम होता है, तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए, जिसकी वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। तो इसलिए कुछ कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 लैम्डा बाय, यहां अब 2 पर मल्टीप्लाई किए तो 2 नीचे भी करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और डायरेक्शन किधर होगी, तो रेडियली आउटवर्ड। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो E का क्या डायरेक्शन होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और डायरेक्शन E की किधर होगी, R की डायरेक्शन में, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे कि यूनिट वेक्टर R। ठीक है। ये हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के कारण, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा। वो आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और डायरेक्शन था रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। चूंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर मतलब हिंदी माध्यम में क्या होगा, तो बाकी चीज़ तो जो हम बोलते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो तो हम हिंदी में ही सारा चीज़ बताते हैं। बस टॉपिक था इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इसको हम हिंदी में एक बार आप लोगों को बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ का इस्तेमाल, गॉस लॉ के ही इस्तेमाल से अभी निकाले। इसमें क्या था कि एक अनंत लंबाई या बहुत बड़े लंबाई के एक समान आवेशित तार से कितने दूरी पर, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, ड्यू टू के कारण, लंबे एक समान आवेशित तार के कारण, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस के कारण, और जिस तार की रैखिक आवेश घनत्व कितनी है, लैम्डा। और उसके लिए हमने पूरा एक प्रोसेस किया और वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है। यही आज का था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यदि वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से बना हुआ है। और आप लोग लाइक करें, इसको शेयर करें और दूसरे को भी शेयर करके वीडियो उस तक पहुंचाए जिससे कि उसे भी लाभ पहुंच सके। और आपको पता है कि बटन को क्या कर देना है, दबा देना। धन्यवाद।